Hello students, today our topic of discussion is voltage regulation. We also called this voltage regulation as regulation of a transformer, and we define this voltage regulation at the secondary side of the transformer or at the load side. हम इसको कहाँ डिफाइन करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन को? सेकेंडरी साइड पे ट्रांसफार्मर की या फिर जहाँ पे हम लोड कनेक्ट करते हैं, ठीक है, सेकेंडरी या फिर लोड साइड. So what is voltage regulation? Voltage regulation can be defined as the difference in voltage when you shift your load, when you increase your load from no load to full load, or when you decrease your load from full load to no load, then the difference, in the voltage when you shift your load from no load to full load or full load to no load is defined as voltage regulation. ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन है क्या, हम इसको और इजीली समझते हैं. एट नो लोड कंडीशन क्या है? एट नो लोड, ठीक है, एट नो लोड, एट नो लोड पे आपको यहाँ पे करंट क्या होगा? I2 क्या होगा? जीरो. जब कोई लोड ही कनेक्ट नहीं किया तो लोड करंट जीरो होगा, और जो टर्मिनल वोल्टेज होगी वो किसके बराबर होगी? E2 के. जब मेरा यहाँ पे कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, यहाँ पे क्या है? मेरा I2 है. अब मेरे नो लोड कंडीशन पे मेरी I2 की वैल्यू क्या है? जीरो है. तो मेरा V2 किसके बराबर है? E2 के बराबर है. ठीक है, तो मैं अगर बोलूं एट फुल लोड, एट फुल लोड मेरा V2 की वैल्यू क्या होगी? E2 माइनस I2, जो भी मेरी ये इक्विवेलेंट इंपीडेंस है, जो भी Z2 है मेरी, मेरा क्या बोलते हैं फुल लोड. जब भी मेरा फुल लोड यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा I2 क्या है? देयर विल बी सम करंट. जब मैंने यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दिया है, वो भी फुल लोड करंट लगा, फुल लोड जो भी उसकी मैक्सिमम लोड कनेक्ट कर सकते हैं मैंने वो लोड कनेक्ट किया है, ठीक है, मैक्सिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग. तो उस टाइम पे मेरा जो I2 किसके बराबर? नॉट जीरो, नॉन जीरो होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू फुल लोड करंट. ठीक है, so there will be now V2 will be equal to E2 minus this voltage drop. ठीक है, तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है हमारी, when I shift my load from no load to full load, जैसे ही मैं अपने लोड को, एक टाइम पे मेरे यहाँ पे कोई लोड कनेक्ट नहीं किया था और उसके बाद मैंने फुल लोड पे कनेक्ट कर दिया है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है टर्मिनल वोल्टेज में, इसको हम डिफाइन करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन. ठीक है, इसको हम डिफाइन करते हैं वोल्टेज रेगुलेशन. और जब हम अपने लोड को चेंज कर रहे हैं, व्हेन आई एम वेरिंग माय लोड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, आई विल कीपिंग माय सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट. ठीक है, आई विल कीपिंग माय सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट. सप्लाई वोल्टेज क्या होता है हमारा? V1. अगर मेरा V1 कांस्टेंट है, इफ माय सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट, तो मेरा E1 भी कांस्टेंट होगा और मेरा E2 भी कांस्टेंट होगा. ठीक है, मेरा V1 कांस्टेंट है तो मेरा फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, और फ्लक्स कांस्टेंट है तो मेरा म्यूचुअली सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे. ठीक है, सो व्हेन आई एम वेरिंग माय लोड फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, कीपिंग माय सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट. सप्लाई वोल्टेज यहां पे हमने E2 को बोला है, कीपिंग माय सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट मतलब कि हमारा E2 कांस्टेंट. ठीक है, तो जो भी मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, तो उसको मैं वोल्टेज रेगुलेशन डिफाइन करूंगा. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इफ यू आर राइडिंग अ बाइक, अ मोटरसाइकिल और ए स्कूटी, ठीक है, इफ यू आर डूइंग ट्रिपलिंग, ठीक है, आप तीन जने, आप पहले मान लीजिए आप यू आर ड्राइविंग सिंगल, पहले आप सोलो ड्राइव कर रहे थे अपने स्कूटी या बाइक को. ठीक है, सो आपका जो पिकअप था, जो आपका एक्सीलरेशन था, व्हेन यू ड्राइविंग सोलो योर स्कूटी इज मच ग्रेटर. ठीक है, तब आप काफी इजीली क्या बोलते हैं, आपकी जो स्कूटी इजीली काफी स्पीड कैच कर रही थी. बट इफ यू ड्राइव ट्रिपलिंग, ठीक है, आप ट्रिपलिंग कर रहे हो, उसमें तीन जने घूम रहे हैं, तो आप आपकी जो बाइक है उसका जो एक्सीलरेशन रेट है वो भी काफी कम हो जाएगा. ठीक है, तो नो लोड पे क्या था आपका? नो लोड पे आपकी जो स्कूटी थी या बाइक थी, वो ज्यादा स्पीड कैच कर रही थी. ठीक है, मान लीजिए आप जब आप सोलो ड्राइव कर रहे थे तो आप 100 आरपीएम पे अपनी स्कूटी को रन कर पा रहे थे. ठीक है, व्हेन यू डूइंग ट्रिपलिंग, आप जब तीन जने घूम रहे हो, ठीक है, सोलो पे तो आप 100, अकेले तो आप 100 आरपीएम या फिर 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर बोलिए इसको. ठीक है, और व्हेन यू ड्राइविंग, जब आप अपने तीन फ्रेंड्स आप लोग घूम रहे हैं साथ में, तो आप यू आर ओनली एबल टू रीच 90 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब 90 स्पीड ही रीच कर पा रहे हैं, 90 किलोमीटर पर आवर. पहले आप 100 किलोमीटर आवर पे थे, अब 90 किलोमीटर पर आवर. तो ये डिफरेंस क्या है? 10 का 100. ये क्या नो लोड कंडीशन मान लीजिए इसको नो लोड, और इसको फुल लोड कंडीशन.
तो ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है टेन का, इसको हम डिफाइन करते हैं। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड रेगुलेशन को इसको हम डिफाइन करेंगे स्पीड रेगुलेशन। ठीक है, स्पीड रेगुलेशन हम मोटर में डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द नो लोड स्पीड और फुल लोड स्पीड। सिमिलरली ट्रांसफर वी डिफाइन द वोल्टेज रेगुलेशन। जब हमारा नो लोड था तो हमारे टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू क्या थी, और जब हम फुल लोड कनेक्ट कर दिया तो हमारी टर्मिनल वोल्टेज की क्या वैल्यू आ गई, तो क्या ड्रॉप आया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको रिवर्स मैं बोलूं रिवर्स में, ठीक है, अगर मैं फुल लोड पे मेरा वोल्टेज कितना था, E2 माइनस I2Z2। ठीक है, ये फुल लोड कंडीशन पे। एट नो लोड इट इज ओनली इक्वल टू V2। तो अगर मैं यहां से यहां आया तो मेरा वोल्टेज क्या हुआ, इंक्रीज किया। अभी मेरी वोल्टेज क्या हुई, इंक्रीज करी बाय दिस वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं फुल लोड टू नो लोड आऊं तो मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है वोल्टेज, और मैं नो लोड से फुल लोड आऊं तो मेरा ड्रॉप है। तो बेसिकली जो डिफरेंस है वोल्टेज का, इसको हम वोल्टेज रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे द रेगुलेशन द रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर जनरली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज रेगुलेशन। हम डिफाइन करते हैं कितना परसेंट वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, कि 10% वोल्टेज ड्रॉप है, 2%, 3%। ठीक है, मे बी डिफाइंड एज रेगुलेशन जो है हमारा परसेंटेज में, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज। व्हाट इज सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज, दैट इज V2 is equal to at E2। ठीक है, हमारा E2 क्या है, हमारा सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज। जब हमारा नो लोड है, देयर इज नो लोड कनेक्टेड, माय V2 is equal to E2। ठीक है, दैट इज सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज, एंड माय सेकेंडरी फुल लोड वोल्टेज इज बेस V2 ओनली। ठीक है, तो हमारा सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज क्या हमारा E2 है। सेकेंडरी फुल लोड वोल्टेज क्या है, जब आपका टोटल लोड कनेक्ट है, ठीक है, दैट इज V2। ठीक है, अपॉन सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज। तो वोल्टेज रेगुलेशन कैसे डिफाइन करते हैं, E2 माइनस V2 अपॉन E2। E2 इज म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और V2 क्या है आपकी टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, E2 माइनस V2 अपॉन E2 इंटू 100। तो ये क्या हो गया हमारा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। अब हमारे पास यहाँ पे दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस इज जब आपने एक लैगिंग लोड कनेक्ट किया है, व्हेन यू कनेक्टेड द लैगिंग लोड हियर, एंड सेकंड केस विल बी व्हेन यू हैव कनेक्टेड अ लीडिंग लोड। तो आपको दोनों ही केस की एनालिसिस कर दिए कि लैगिंग लोड कनेक्ट करेंगे तो क्या वोल्टेज रेगुलेशन पे फर्क आएगा, और जब लीडिंग करेंगे तो क्या उसके इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे डेफिनेशन है, अगर एग्जाम में आती है यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन। ठीक है, और आपको मैं बता दूं वोल्टेज रेगुलेशन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर, वन ऑफ द मोस्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर का, हर साल इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, डिफाइन वोल्टेज रेगुलेशन, ड्राइव द कंडीशन फॉर लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। जितना भी है ये थ्योरी, ये ऑलमोस्ट पूरी की पूरी एग्जाम में पूछते हैं, तो यू शुड स्टडी इट थोरोली। ठीक है, इसको आप ढंग से पढ़िए कि डेफिनेशन जितने आगे केसेस हैं। ठीक है, so therefore definition क्या है, therefore percentage voltage regulation of a transformer is defined as a percentage decrease in the terminal voltage, is defined as a percentage decrease in the terminal voltage or the load voltage। terminal voltage मतलब V2 की वैल्यू में क्या ड्रॉप आ रहा है। ठीक है, is defined as a percentage decrease in the terminal voltage of the transformer from no load to full load condition at a constant applied voltage। ठीक है, हमारा सप्लाई वोल्टेज है इट विल रिमेन कांस्टेंट, हम बस लोड को वेरी कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें हम लोड के वेरिएशन से हम टर्मिनल वोल्टेज में क्या चेंज आ रहा है उसकी वैल्यू पे वो चेक कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे लैगिंग पावर फैक्टर की। ठीक है, जब लैगिंग पावर फैक्टर मतलब हमारा लैगिंग लोड कनेक्ट है, व्हेन देयर इज अ लैगिंग लोड कनेक्टेड एट द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये जो मेरा लोड है दिस इज लैगिंग। ठीक है, मतलब जो हमारा I2 है, I2 I2 जो है मेरा वो लैग करेगा मेरा V2 को बाई सम एंगल, लेट्स से थीटा 2 एंगल से लैग करेगा। सो अगेन आई एम डिफाइनिंग E2 हमारा नो लोड वोल्टेज है, V2 इज फुल लोड वोल्टेज। और यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखी है, इक्विवेलेंट। ये क्या मेरी इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस एट द सेकेंडरी, एंड दिस इज इक्विवेलेंट लीकेज रेजिस्टेंस एट द सेकेंडरी। ये E2 क्या मतलब है, इक्विवेलेंट। जैसे मेरी XE2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मैंने X1 की रिएक्टेंस रिफर्ड कर रखी है सेकेंडरी साइड प्लस X2। सिमिलरली मेरी
Re2 क्या है, व्हाट इज Re2 मेरा यार, ये भी क्या है, इक्विवेलेंट, मतलब मैंने प्राइमरी साइड की जो रेजिस्टेंस है उसको भी अकाउंट में लिया है यहाँ पे, ठीक है, मैंने प्राइमरी साइड के रेजिस्टेंस को रिफर कर दिया अपना सेकेंडरी साइड की वैल्यू क्या होगी R1 डैश प्लस R2, ठीक है, ये R1 डैश क्या बता रहा है कि हमने वी हैव रिफर्ड द प्राइमरी रेजिस्टेंस टू द सेकेंडरी साइड। कह रहे यहाँ पे आपको क्वेश्चन में से कोई फर्क नहीं पड़ना, बट यहाँ पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखते हैं, ठीक है। सो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी इक्वेशन क्या बनी, ठीक है। व्हाट विल बी योर इक्वेशन, E2 नो लोड वोल्टेज, V2 लोड या टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। I2 Re2 क्या हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टिव ड्रॉप रिफर टू सेकेंडरी, या रिफर्ड भी लिखने की जरूरत नहीं है, इक्विवेलेंट रेजिस्टिव ड्रॉप एट द सेकेंडरी, ठीक है। रिफर्ड कौन सी है, मतलब हमारी रेजिस्टेंस क्या है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बस। वैसे ये क्या हो गई हमारी I2 Xc2 क्या होगी, इक्विवेलेंट रिएक्टिव ड्रॉप या लीकेज रिएक्टिव ड्रॉप, ठीक है। ये हमारी क्या इक्विवेलेंट लीकेज रेजिस्टिव ड्रॉप एंड दिस इज इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टिव ड्रॉप, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, E2 will be equal to V2 प्लस दिस ड्रॉप, हमारा करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अगर V2 में आप इतनी वोल्टेज ड्रॉप ऐड करेंगे तो हमें E2 मिल जाएगा, तो इक्वेशन विल बी E2 is equal to V2 plus I2 into ZE2, that will be equal to E2 I2 RE2 plus J XE2, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है और बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट क्या, अब यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन, दैट इज E2 minus V2 upon E2 into 100। इसका एक्सप्रेशन निकालना आपको, नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन नो लोड इनटू 100, ठीक है। अब आपको इसका जो भी आपको एक्सप्रेशन आएगा यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। सो लैगिंग पावर फैक्टर में सबसे ये आपको एंड में जब आप करेंगे तो आपको, जब आप इसको ड्राइव करेंगे तो आपको इन द एंड यू विल गेट दिस कंडीशन, E2 क्या होगा, V2 से ज्यादा होगा लैगिंग पावर फैक्टर में, ठीक है। दिख भी रहा है हमारा सर्किट भी, आपको पता चल रहा है कि ऑब्वियसली जब वोल्टेज ड्रॉप है तो E2 हमारी जो सर्किट है, सर्किट से पता चल रहा है E2 ज्यादा है, इस इक्वेशन से सर्किट से दोनों से पता चल रहा है E2 विल बी ग्रेटर देन V2 बाय दिस फैक्टर I2 ZE2, ठीक है। सो लैगिंग पावर फैक्टर में आपको एक कंक्लूजन हमेशा ध्यान रखना है, लैगिंग पावर फैक्टर द वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉजिटिव, हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है इन केस ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। अब हम फेजर की बात करेंगे, फेजर आपको पता, अब तो आपको समझ ही आ गया होगा फेजर कैसे ड्रॉ करना, आपने V2 को रेफरेंस माना, ठीक है, दिस इज V2, लेट्स से दिस इज I2, ये आपका I2 RE2 आ गया। हमेशा रेजिस्टिव ड्रॉप हम कहाँ ड्रॉ करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट इज लैगिंग माय वोल्टेज V2, दिस माय I2, दिस माय V2, ये मेरा I2 RE2 हो गया, I2 RE2, ठीक है। और मेरी वो, और जो मेरा रिएक्टिव ड्रॉप आएगी, ये जे ऑपरेटर आएगी, जे ऑपरेटर क्या देता है हमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट, तो मैं थोड़ा यहाँ दिखाया आपको, ठीक है। सो ये क्या आ गया मेरा I2 XE2, ठीक है, I2 XE2, तो मेरा मैं यहाँ पे जो ज्वाइन करूँ ये मेरे को E2 मिलेगा, ठीक है, दिस विल बी E2 V2। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपने क्या किया, you have drawn this V2, then you draw this I2 RE2, और यहाँ पे आपने ये क्या ड्रॉ किया है, ठीक है, मे बी आई यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, दिस इज माई I2 XE2, ठीक है, ये मेरी क्या है, लीकेज रिएक्टिव ड्रॉप, दिस 90 डिग्री यहाँ पे, ठीक है, ये 90 डिग्री पे मैंने अपना लीकेज ड्रॉप, लीकेज रिएक्टिव ड्रॉप ड्रॉ किया, जो मेरी रिएक्टेंस में ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। सो मे बी आई फॉरगेट टू राइट हियर I2 XE2, तो इसको आप लिख लेना। सो यहाँ पे ठीक है, तो ये हमारा V2 रेफरेंस पे 0 डिग्री पे I2 एज माई लोड इज लैगिंग, तो मेरा I2 क्या कर रहा है, V2 को, मेरे टर्मिनल वोल्टेज को θ2 एंगल से लैग कर रहा है, तो आई ड्रॉ दिस I2 RE2 इन द डायरेक्शन ऑफ I2 ओनली, देन 90 डिग्री I2 XE2, देन आई जॉइन दिस E2, ठीक है। और ये क्या बता रहा है मेरा I2 ZE2, ये जो डॉटेड लाइन है, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा एंगल θ2 है, ठीक है, तो ये एंगल भी मेरा क्या होगा, ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मेरा I2 RE2 की ड्रॉप बना रहा है, ये भी θ2 होगा, एंड दिस एंगल आल्सो विल बी θ2, ठीक है, ये भी θ2 एंगल होगा बाय ज्योमेट्री। अब यहाँ पे देखिए, there is a triangle, you can see there is a triangle
ये ट्राइंगल बन रहा है मेरा, दिस ट्राइंगल, दिस, ये ट्राइंगल एक बन रहा है यहाँ पे ओ सी डी। OD is my hypotenuse, that is E2, and OC is sum of OA, AB and BC, and CD is something, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका ट्राइंगल बन रहा है ये OCD, O C एंड D, OD is E2, ठीक है। OD मैंने लिखा नहीं है, OD क्या मेरा E2 के बराबर है, ठीक है। OD is E2। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, OD के मेरा हाइपोटेन्यूस है, OD विल बी सम ऑफ क्या, OD विल बी सम ऑफ OC, मेरा OD क्या होगा OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, दिस माई OC प्लस माई CD स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर का सम होगा, दैट विल गिव मी क्या E2 स्क्वायर। OD क्या है मेरा, OD क्या है E2 के बराबर है, तो E2 स्क्वायर विल बी सम ऑफ OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब OC है क्या, OC इज OA, AB एंड BC, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए व्हाट इज माय OA, OC क्या है मेरा, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज सम ऑफ बेसिकली OA प्लस AB, ठीक है, OA प्लस AB प्लस BC, ठीक है। व्हाट इज OA है, OA इज V2, OA क्या हमारा V2 के बराबर है, एंड व्हाट इज AB, इस ट्राइंगल में देखिए AB इज द क्या, AB is I2 RE2 cos A2, it is the horizontal arm of this, ठीक है, is the cosine arm of this I2 RE2। AB किसके बराबर होगा I2 RE2 into cos θ2, ठीक है, AB की वैल्यू पता चल जाएगी। सिमिलरली अब हमें ये BC चाहिए, ठीक है, BC किसके बराबर होगा, BC विल बी इक्वल टू, अगर हम इस ट्राइंगल को देखें if I see में दिस ट्राइंगल EF एंड D, EF एंड D, ठीक है, इस ट्राइंगल की बात करें, ठीक है, ये मेरा I2 XC2 है, I2 XC2, ये मेरा थीटा एंगल है, तो ये जो मेरा लाइन होगा FE, ठीक है, FED ट्राइंगल की बात करो, ये किसके बराबर होगा I2 XC2 साइन ऑफ θ2, ठीक है, साइन ऑफ θ2 होगा मेरा FE, और BC की वैल्यू किसके बराबर होगी, BC विल बी इक्वल टू FE ओनली। ये जो मेरी लेंथ है BC, ठीक है, और जो मेरी लेंथ है FE, ये आपस में इक्वल है, पैरेलल लेंथ है, इक्वल लेंथ है, ठीक है। सो एक भी मेरे को पता है कि I2 RE2 cos θ2, BC is equal to EF, and EF is sin of the this reactive length, this FD के मेरा I2 XC2 है, ठीक है। सो मेरा BC कितना आ गया, BC will be I2 XC2 sin θ2, ये मेरा I2 XC2 है, ठीक है। अब मेरे को CD ले, ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, CD चाहिए, ठीक है, CD OA तो पता चल गया, OA प्लस AB प्लस BC, व्हाट इज माय CD। अब CD को हम डिफाइन करें, ठीक है, ये जो मेरा है दिस, ये क्या मेरा I2 XC2 है, तो जो इसका ED क्या होगा मेरा, ED इज I2 XC2 cos ऑफ θ2, ये जो मेरी लेंथ है, ठीक है, ये जो मेरी लेंथ है, ये मेरी D हो गया, ये मेरा E पॉइंट हो गया, ठीक है। ये टोटल लेंथ क्या है मेरी, टोटल I2 XC2 cos θ2, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, CD की लेंथ चाहिए, मतलब CD इज DE माइनस CE, ठीक है। DE क्या है मेरा, DE या फिर ED, इतनी लेंथ क्या टोटल मेरी I2 XC2 cos θ2, और दिस मच लेंथ क्या है मेरी CE इज इक्वल टू बेसिकली BF, एंड व्हाट इज माय BF, यहाँ मेरी जो है BF लेंथ है वो कितनी है, क्या, साइन ऑफ I2 RE2 साइन ऑफ θ2, ठीक है। इसका ये थी मेरी I2, AB क्या थी मेरी I2 RE2 cos θ2, और BF क्या होगी मेरी I2 RE2 sin θ2, एंड BF विल बी इक्वल टू CE ओनली, मतलब C आपको BF के बराबर होगा। तो यहाँ पे मेरा जो मेरा CD आया, CD क्या है मेरी, माई लेंथ, CD इज बेसिकली माई DE, ठीक है, CD लेंथ क्या है मेरी, माई DE माइनस माई CE लेंथ, ठीक है, वही लिखा है नीचे क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्या लिखा हमने, I2 XC2 cos θ2 माइनस I2 RE2 sin θ2, ठीक है, ये पुट द वैल्यूज। अब यहाँ पे देखिए मेरे को क्या चाहिए, बेसिकली E2 और V2 का डिफरेंस चाहिए, तो इसी इक्वेशन से निकालना है। अब यहाँ पे देखिए कि मेरे I2 XC2 cos θ2
ये जो मेरी रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप है ये ऑलरेडी स्मॉल वैल्यू होगी, तो ये भी स्मॉल वैल्यू होगी, ठीक है। बेसिकली इस क्वांटिटी को मैं निग्लेक्ट कर सकता हूँ, ये जो डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि मेरा डिफरेंस है, तो डिफरेंस जो है मेरा रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप का, ठीक है, I2 XC2 I2 RE2 sin θ2, ये जो मेरा वैल्यू होगा ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगी, और इसका जो स्क्वायर होगा वो भी स्मॉल होगा, ठीक है, ठीक है। दिस कैन बी निग्लेक्टेड बीइंग द डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज, तो हमने इसको निग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, वी कैन निग्लेक्ट दिस। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, E2 will be equal to V2 plus I2 RE2 cos θ2 plus I2 XC2 sin θ2। अब हम क्या स्क्वायर की टर्म्स हटा देंगे यहाँ पे, क्योंकि ठीक है, इफ आई रिमूव दिस, इफ आई नेग्लेक्ट दिस टर्म, इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया, देन आई कैन रिमूव माय स्क्वायर्स, ठीक है, मैं स्क्वायर हटा सकता हूँ, E2 स्क्वायर और इसका स्क्वायर हटा दिया मेरा, तो एक फाइनल एक्सप्रेशन व्हाट आई गेट इज, क्या ये मेरा, ठीक है, दिस आई गेट दिस एक्सप्रेशन। फिर मैंने V2 को लेफ्ट हैंड साइड ले गया, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, आई हैव टू फाइंड दिस, मेरे को ये निकालना है, तो आई हैव टेक दिस माय V2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दैट विल गिव मी डिफरेंस E2 माइनस V2, ये आ गया I2 RE2 cos θ2 प्लस I2 XC2 sin θ2, ठीक है। अब मैंने इक्वेशन डिवाइड कर दिया बाय E2, ठीक है, आई हैव डिवाइडेड माय इक्वेशन बाय E2, तो मेरा ये पहला एक्सप्रेशन क्या गया, I2 RE2 अपॉन E2 cos θ2, और ये दूसरा एक्सप्रेशन I2 XC2 अपॉन E2 sin θ2। अब ये इस एक्सप्रेशन को मैं डिफाइन करता हूं पर यूनिट रेजिस्टिव ड्रॉप, कैपिटल आर या स्मॉल आर आप किसी भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना व्हाट इज पर यूनिट क्वांटिटीज, ठीक है, I2 RE2 my this voltage drop in by this resistive voltage drop upon this E2, I am defining as per unit resistive drop. This is per unit leakage resistive drop cos θ2 plus I2 XC2 upon E2. I am defining as X per unit, that is per unit leakage reactive drop. This is X per unit is per unit leakage reactive drop, ठीक है, पर यूनिट लीकेज रिएक्टिव ड्रॉप। अब यहाँ पे हमें पर यूनिट क्वांटिटीज देखनी है, पर व्हाट इज पर यूनिट सिस्टम, बेसिकली माय पर यूनिट वैल्यू, मेरी पर यूनिट वैल्यू क्या होती है, माय एक्चुअल वैल्यू, माय एक्चुअल वैल्यू, आई फॉरगेट टू राइट दिस, माय एक्चुअल वैल्यू, आई हैव रिटन दिस एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, ठीक है, माय बेस एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, ठीक है। Per unit values are actual value upon base value, ठीक है, this is my per unit quantities, ठीक है। तो जो मेरी एक पर यूनिट वैल्यू है, ठीक है, माय पर यूनिट वैल्यूज, दिस इज माय एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू क्या थी मेरी, I2 RE2, दिस इज मेरी एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप इन द सेकेंडरी, एंड E2, और मैं, ठीक, E2 इज माय बेस वैल्यू, ठीक है। तो पर यूनिट सिस्टम इलेक्ट्रिकल सॉरी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिकल सो यहाँ पे हमारे क्या है, पर यूनिट वैल्यूज लिए, पर यूनिट वैल्यूज क्या हमारी, एक तो यूनिटलेस होती है हमारी, ये आर पर यूनिट की यूनिट क्या है, यूनिटलेस। न्यूमरेटर भी क्या हमारा वोल्टेज है, न्यूमरेटर की भी यूनिट क्या है यहाँ पे I2 RE2 की, ये भी क्या हमारा वोल्टेज है, दिस इज ऑल्सो वोल्टेज। यहाँ भी क्या हमारा वोल्टेज है, और E2 की यूनिट भी क्या है, वोल्टेज है। सो पर यूनिट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। नाउ वी हैव दिस एक्चुअल वैल्यू एंड दिस अ बेस वैल्यू, ठीक है। हम किसी चीज को रेफरेंस मानते हैं या फिर बेस मानते हैं, उसके उसके हिसाब में हम क्या बोलते हैं, अपनी पर यूनिट वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमने बेस लिया है E2 को, एंड एक्चुअल विल बी द एक्चुअल क्वांटिटी। इसको हम ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर आपकी क्लास में मान लीजिए क्लास है जिसमें एक स्टूडेंट है, लेट्स से वी हैव स्टूडेंट, लेट्स से अमित, ठीक है।
अमित का जो वेट है, अमित वेट इज 100 kg। अमित एक स्टूडेंट है, इसका वेट क्या 100 kg है, ठीक है। अमित एक हमारा स्टूडेंट है अमित, ठीक है, उसका वेट है 100 kg। एंड वी हैव अनदर स्टूडेंट, लेट से अंकिता। अंकिता का वेट है, ठीक है, 50 kg, ठीक है। अमित का वेट है हमारा 100 kg, अंकिता का वेट है हमारा 50 kg। एंड वी हैव अदर स्टूडेंट्स आल्सो, लेट्स से देयर इज रोहित। रोहित का वेट है 60 kg, ठीक है। रोहित वेट इज 60 kg। तो यहाँ पे हम अपनी बेस क्वांटिटी को मान लेंगे कि जो हमारा अमित का वेट है, अमित का वेट कितना था 100 kg, अंकिता का हमारा 50 kg और रोहित का हमारा 60 kg। तो अज्यूम हमने कर लिया, हमने अज्यूम किया कि 100 kg हमारी बेस क्वांटिटी है, ठीक है। अमित को हमने अपना बेस क्वांटिटी मान लिया और अमित के रेफरेंस पे हमने रोहित का वेट फाइंड आउट किया। तो रोहित रोहित का वेट क्या होगा, एक्चुअल वेट अपॉन बेस क्वांटिटी। एक्चुअल क्या हो गया हमारा 60 kg और बेस क्या हमारा था हमने 100 kg। तो रोहित रोहित का वेट जो है इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट क्वांटिटीज, अमित का वेट क्या हो गया एक तरह इसके हमारा बेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो रोहित का वेट कितना हो गया 60/100, इट इज 0.6 वैल्यू, 0.6। और इसकी ये क्या यूनिट लेस होगा 60 kg डिवाइड बाय 100 kg, इट इज 0.6 यूनिट लेस क्वांटिटी। तो अंकिता का वेट कितना हो जाएगा इन पर यूनिट 50 kg डिवाइडेड बाय बेस, बेस क्या है हमारा 100 kg, 0.5 पर यूनिट, ठीक है, 0.5 पर यूनिट, ये हमारा अंकिता का वेट हो गया। तो अगर मेरे को रोहित का एक्चुअल वेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, बेस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इफ आई वांट टू फाइंड आउट माय एक्चुअल क्वांटिटी, मेरे को रोहित का एक्चुअल वेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अपनी अपनी पर यूनिट वैल्यू को अपनी बेस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा। 0.6 into 100 क्या देगा मेरे को 60, एंड 60 kg इज द वेट ऑफ रोहित। वैसे ही मेरे को अंकिता का एक्चुअल वेट निकालना है तो मैं पर यूनिट, जो मेरा पर यूनिट वेट है अंकिता का, पर यूनिट वेट ऑफ अंकिता इज 0.5 पर यूनिट, उसको मैं बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा इनटू 100 और 50 kg मिल जाएगा, ठीक है। तो पर यूनिट वैल्यूज आर यूनिटलेस। और ये हमारा बेस हम किसी रेफरेंस को मानते हैं, जनरली वोल्टेज को लेते हैं हम रेटेड वोल्टेज को, ठीक है। और अगर हम पर यूनिट वैल्यू को बेस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्चुअल ड्रॉप मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये जो मेरा मान लीजिए ये जो मैं आर पर यूनिट है इसकी वैल्यू मेरी 2% दे रखी है, 0.02, 2% इज 0.02, और मेरी E2 की वैल्यू 100 है, 100। तो मेरा जो एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है, मेरा 2 वोल्ट का मेरा ड्रॉप है इसका मतलब, ठीक है, बाई 2 वोल्ट ड्रॉप। वैसे ही मेरा रिएक्टिव ड्रॉप हो गया, मेरा रिएक्टेंस मेरी 4 एक्स पर यूनिट की वैल्यू मेरी 4% है, 0.04 गिवन है क्वेश्चन में। तो मेरा एक्चुअल वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, इफ आई जो भी मेरा एक्चुअल क्या होगा मैं E2 से मल्टीप्लाई करूंगा और मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी आएगा मेरे को एक्चुअल, मेरे को लीकेज ड्रॉप मिल जाएगा जो भी I2 X2 की वैल्यू है, ठीक है। तो दिस इज पर यूनिट सिस्टम। तो यहाँ पे हम अभी क्या बात कर रहे हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन जो आ रहा था हमारा फाइनली क्या आ गया, आर पर यूनिट cos थीटा 2 प्लस एक्स पर यूनिट sin थीटा 2 into 100। तो दिस में वोल्टेज रेगुलेशन, अब यहाँ पे देखिए आपका, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या हमारा पॉजिटिव आया है, ठीक है। एक तरीके से लैगिंग लोड है, लैगिंग लोड में क्या आएगा, ये प्लस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, आर पर यूनिट cos थीटा 2 प्लस एक्स पर यूनिट sin थीटा 2। तो ये जो वैल्यू आएगी मेरी, इट इज समथिंग पॉजिटिव वैल्यू। सो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन में ये आर पर यूनिट की वैल्यूज गिवन हो सकती है डायरेक्टली क्वेश्चन आपको क्या, और cos थीटा 2 क्या है मेरा पावर फैक्टर है, ठीक है। लेट्स से क्वेश्चन में गिवन होगा कि मेरा वोल्टेज रेगुलेशन की आर पर यूनिट वैल्यू ये है, एक्स पर यूनिट वैल्यू की वैल्यू है, एंड द लोड पावर फैक्टर इज 0.8। तो लोड पावर फैक्टर 0.8 का मतलब है cos थीटा 2 इज गिवन एज 0.8, so you can find out sin थीटा 2, ठीक है। एंगल निकाल के साइन ले लेंगे तो उसका sin थीटा 2 आपको पता चल जाएगा। So in this way you can find out the percentage voltage regulation। और एक्चुअल वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या करेंगे, E2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस क्वांटिटी को, तो आपको एक्चुअल डिफरेंस पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट केस है हमारा लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर में आपको एक, लीडिंग पावर फैक्टर में क्या होता है, हमारा जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा इट इज बिकम ग्रेटर देन माय इंड्यूस वोल्टेज, ठीक है। माय V2 विल बी ग्रेटर देन E2 और E2 इज लेस देन माय V2। जो मेरा V2 है टर्मिनल वोल्टेज है, ये मेरा इंक्रीज करेगा डिक्रीज करने की जगह, दिस ड्यू टू लीडिंग करंट। इसमें क्या, लीडिंग पावर फैक्टर केस में मेरा टर्मिनल वोल्टेज, मेरा टर्मिनल फुल लोड वोल्टेज जो होगा फुल लोड कंडीशन पे वो मेरा E2, मेरा फुल लोड कंडीशन पे V2 विल बी ग्रेटर देन E2, ठीक है। तो मेरा वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये इससे ज्यादा क्यों होता है,
एक चार्जिंग करंट फ्लो करता है मेरा, ठीक है, चार्जिंग करंट ड्यू टू कैपेसिटिव, ठीक है। लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब क्या, मेरा जो मेरा सर्किट है वो कैसा है, कैपेसिटिव इन नेचर में, ठीक है। और जब कैपेसिटिव नेचर में है तो मेरा एक चार्जिंग करंट फ्लो करता है, चार्जिंग करंट की वजह से मेरा V2 becomes greater than E2 at full load, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन इज नेगेटिव इन केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर, रिमेंबर दिस। तो अब मुझे पता है कि E2 मेरा जो है वो लेस देन V2 होगा, तो मेरा फेजर डायग्राम है वो दिखना चाहिए कि मेरा V2 क्या है, लेस देन E2 है, ठीक है। तो मेरा, तो यहाँ पे आई एम सॉल्विंग बाई फेजर डायग्राम, मैंने जो पूरा मैं ड्रैग किया फेजर डायग्राम के बेसिस पे क्या क्या हमने ड्रैग किया है, ठीक है। सो आपके फेजर डायग्राम में भी आपको दिखना चाहिए कि E2 क्या है मेरा V2 से स्मॉल है, तो आपको V2 की लेंथ जो लेनी है ये लार्ज लेनी है एज कंपेयर टू V2। मतलब जब आप E2 का प्रोजेक्शन लेंगे, व्हेन यू टेक दिस E2 प्रोजेक्शन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वो आपका V2 से कम आना चाहिए। अब यहाँ पे जो E2 का प्रोजेक्शन है OP, E2 क्या है हमारा OP है, और E2 का प्रोजेक्शन जो है ऑन एक्स एक्सिस इज OC डैश, दिस OC डैश इज E2 प्रोजेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टू ड्रॉ दिस फेजर आप V2 को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये मेरा V2 हो गया, और मेरा ये I2, अब मेरा क्या है, लीडिंग लीडिंग पावर फैक्टर है, मतलब करंट क्या करेगा, लीड करेगा। लीड क्वांटिटी क्या होती है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज में आगे रहती है, दिस माई E2 एंड दिस माई लीडिंग एंगल θ2, ठीक है। अब मेरे को पता है, पहले मैं रेजिस्टिव वोल्ट सेम, अभी भी मेरा सर्किट तो सेम है, E2 जो मेरा इक्वेशन है सेम ही है, E2 V2 प्लस I2 R2 प्लस J I2 XC2। तो मैंने I2 R2 ड्रॉप शो करी अपनी, ठीक है, सेम इक्वेशन तो सेम ही है मेरी, ठीक है। बस करंट क्या है मेरा, लीडिंग है, तो करंट मेरा लीडिंग है, तो मेरा ये मेरी I2 R2 ड्रॉप आ गई इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ओनली, ठीक है। ये मेरा V2 आया, ठीक है, दिस माई E2 लीडिंग शो कर दिया, दिस इज माई I2 R2 ड्रॉप, ठीक है। ये मेरा I2 R2, ये मेरा V2 हो गया, ये मेरा I2 R2 ड्रॉप हो गई, तो मेरा ये क्या आ गया मेरा I2 X2 ड्रॉप, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट देगा आपको J प्रोइटर JI2, तो और ये मेरा E2 हो गया, ठीक है, दिस माई E2, ठीक है। ये एंगल तो मेरा θ2 था ही। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा E2 का प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे C डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब तो आपको फिगर ड्रॉ करना समझ आ गया होगा। सो यहाँ पे आप देखिए V2 इज माई OC, OC क्या है मेरा, अप टू OC क्या है, O पॉइंट C पॉइंट, दिस इज माई V2, ठीक है। अब मैंने I2 R2 ड्रॉप किया, CG इज माई I2 RE2, और फिर मैंने यहाँ पे GF ड्रॉ किया है, दैट इज माई I2 XC2। तो तो यहाँ पे मेरे को क्या बेसिकली मेरे को निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन द E2 एंड V2, ठीक है। आई वांट टू फाइंड आउट माय डिफरेंस बिटवीन E2 एंड V2। यहाँ फेजर में देखिए, यहाँ पे OC डैश इज E2, OC डैश क्या मेरा E2 है, O एंड C इज V2, CD क्या है मेरा, व्हाट इज CD हियर, CD इज ये जो मेरी CD ड्रॉप है, दिस इज क्या, CD क्या है मेरा I2 RE2 cos θ2, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेरा ये जो इतनी जो लेंथ है मेरी C डैश और D के पॉइंट बीच में, C डैश C पॉइंट और D पॉइंट के बीच में, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू EF ओनली। ये जो मेरी EF है ऊपर वाली लेंथ, ये क्या होगी मेरी, ये क्या है, ये दोनों क्या है, पैरेलल लेंथ है C डैश D और FE या फिर EF बोलिए आप, ठीक है, C डैश D FE। और ये जो मेरी EF या FE लेंथ है ये क्या है मेरी, ये क्या है, इसका जो रिएक्टिव ड्रॉप का प्रोजेक्शन है, साइनोसॉइडल कंपोनेंट है, ठीक है। I2 XC2 क्या है, कॉस हाइपोटेन्यूज, तो मेरा ये क्या हुआ, FE क्या हुआ, I2 XC2 sin θ2, ठीक है। तो मेरा C डैश D जो लेंथ है मेरी EF, दैट इज वो क्या मेरी I2 XC2 sin θ2। अब यहाँ पे देखिए हमें चाहिए क्या, हमें OC डैश निकालना है, ठीक है। OC डैश क्या है मेरा, OC डैश, दिस माई OC डैश। तो OC डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, OC डैश को, दिस माई OC डैश, आई कैन राइट माई OC डैश एज OD, ये मेरी OD लेंथ होगी, टोटल लेंथ माइनस माई दिस C डैश D लेंथ, ठीक है। इस टोटल लेंथ में से अगर मैं अपनी इतनी लेंथ माइनस कर दूं,
OD में से C डैश D, तो मेरे को क्या मिल जाएगा OC, ठीक है। तो है माइनस माई OC डैश क्या मेरा OD माइनस C डैश इंटू D, ठीक है। और मेरा जो OD लेंथ है, दिस माई OD, जो मेरी टोटल लेंथ है यहाँ से इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक, वो क्या मेरी सम किसका है OC प्लस जो ये मेरी इतनी लेंथ है बाकी की OC दिस मच लेंथ V2 और प्लस CD, ठीक है। OD इज OC प्लस CD, ठीक है। और हम यहाँ माइनस करें C डैश D को, तो उसी क्या मेरा V2 है, CD क्या मेरा I2 और E2 cos A2, और C डैश T क्या मेरा I2 XC2 sin A2, ठीक है। तो ये E2 क्या मेरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई, ठीक है। E2 is approximately equal to V2 plus I2 और E2 cos theta 2 minus I2 XC2 sin theta 2, ठीक है। तो बेसिकली आई हैव टू फाइंड आउट द दिस वैल्यू। तो इसके लिए मैंने अपने V2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया, E2 माइनस V2 क्या आ गया इज इक्वल टू I2 और E2 cos theta 2। यहाँ पे तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई E2 V2 प्लस I2 और E2 cos theta 2 माइनस I2 XC2 sin theta 2। आपने यू हैव टू फाइंड आउट दिस एक्सप्रेशन E2 माइनस V2 अपॉन E2। तो आपने V2 को लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो आपका एक्सप्रेशन क्या आ गया E2 minus V2 upon E2, ठीक है। एंड that will be equal to approximately equal to I2 RE2 upon E2 cos A2 minus I2 XC2 E2 upon into sin A2। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन। दिस क्वांटिटी E2 minus V2 upon E2 that is per unit voltage regulation, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन बन जाएगा। एंड दिस इज R पर यूनिट एंड दिस इज X पर यूनिट। तो हमारा लीडिंग के केस में जो हमारा एक्सप्रेशन आता है वो क्या आता है, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता है। लैगिंग केस में प्लस आता है और लीडिंग केस में माइनस आता है। R पर यूनिट cos A2 माइनस X पर यूनिट sin A2 इंटू 100 परसेंटेज के लिए। सेम R पर यूनिट क्या हमारा दिस पर यूनिट लीकेज रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप एंड X पर यूनिट इज पर यूनिट लीकेज रिएक्टिव ड्रॉप, ठीक है। दिस इज एक्चुअल वैल्यू एंड दिस इज बेस वैल्यू। अगर आप पर यूनिट वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू V2, अगर आप यहाँ पे R पर यूनिट को E2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा E2 इज द रेटेड वोल्टेज एट द सेकेंडरी, ठीक है। तो अगर R पर यूनिट को E2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जो भी हमारी रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप है वैसे ही यहाँ पे रिएक्टिव वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगी। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन है, दिस वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या है कि V2 विल बी ग्रेटर देन E2, मेरा टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा E2 की वजह से। ये क्यों होता है कि हमारा जब ये वोल्टेज V2 इज ग्रेटर देन E2, और या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कि टर्मिनल वोल्टेज राइजेस, वोल्टेज रेगुलेशन इज नेगेटिव और टर्मिनल वोल्टेज राइजेस इन केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर, इन केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर ओनली। लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब क्या, हमारा जो सर्किट है वो कैपेसिटिव टाइप का सर्किट है, ठीक है। जब भी सर्किट कैपेसिटिव टाइप का होता है उसमें चार्जिंग करंट फ्लो करता है, उस चार्जिंग करंट की फ्लो की वजह से हमारा V2 E2 से ज्यादा हो जाता है। तो आपको खैर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए और थ्योरी के लिए दोनों पॉइंट्स ध्यान रखने की, हमारा वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है कब होता है, जब लीडिंग पावर फैक्टर हो, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव है मतलब लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। और एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल वोल्टेज हमारा राइज कर रहा है, ठीक है। एंड वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉजिटिव, ठीक है, जो कि ऑब्वियस केस है, V2 इज लेस देन E2 और टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीजेस इन केस ऑफ लैगिंग पावर फैक्टर ओनली, ठीक है। तो हमारा पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन कब होता है, लैगिंग पावर फैक्टर में, और नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन कब होता है, लीडिंग पावर फैक्टर में, ठीक है, रिमेंबर। अब हमारे दो कंडीशन आती हैं, ठीक है, कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। तो जीरो कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन में हम क्या करेंगे, हमें एक्सप्रेशन पता, हमारा एक्सप्रेशन के R पर यूनिट cos A2 प्लस X पर यूनिट sin A2। हमने लैगिंग का केस लिया है, ठीक है, लैगिंग का केस नहीं, हमने जनरल एक्सप्रेशन लिया है, ठीक है, जनरली हम प्लस लिया हमने, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I2 RE2 अपॉन E2 cos A2 प्लस I2 XE2 E2 I2 XE2 अपॉन E2 sin A2। तो यहाँ पे इफ लोड पावर, हमारा वोल्टेज जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कंडीशन कब देख रहे हैं, इफ लोड पावर फैक्टर इज वेरीड विद कांस्टेंट वैल्यू ऑफ लोड करंट एंड सेकेंडरी EMF, जब हमारा I2 कांस्टेंट और E2 कांस्टेंट है, ठीक है। हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, किस कंडीशन पे
पावर फैक्टर की किस कंडीशन पे, ठीक है, हमारा जीरो वोल्टेज रेगुलेशन अचीव करता है। जीरो वोल्टेज रेगुलेशन मतलब V2 इज इक्वल टू E2। ये कंडीशन हमें कब अचीव करती है, ठीक है, किस पावर फैक्टर में, आइदर लैगिंग पावर फैक्टर में अचीव हो रही है, लीडिंग में, ये हमने जनरल लिखा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा I2 भी कांस्टेंट है, E2 भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जीरो से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो फाइंड आउट द जीरो कंडीशन, आप क्या करो, बस इसको जीरो से इक्वेट कर दो। तो पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन क्या हमारा, आर पर यूनिट cos A2 प्लस एक्स पर यूनिट sin A2, इसको अब जीरो से इक्वेट किया, जीरो। एक्स को हम आर एच लेंगे तो माइनस साइन आ गया। तो आर पर यूनिट अपॉन एक्स पर यूनिट इज इक्वल टू sin A2 अपॉन cos A2। यहाँ से आपको tan थीटा की वैल्यू पता चली, tan थीटा इज माइनस ऑफ आर पर यूनिट एक्स पर यूनिट, ठीक है। आर पर यूनिट इज I2 RE2 अपॉन E2 एंड एक्स पर यूनिट इज I2 XE2 अपॉन E2। तो यहां से आपको tan थीटा क्या आ गया, माइनस RE2, ये I2 और E2 कैंसिल हो गए, तो आ गया माइनस ऑफ नेगेटिव ऑफ RE2 अपॉन XE2। तो हमारा जीरो कंडीशन आपको ये ड्राइव करनी होगी, एग्जाम में आता है मोस्टली, यू हैव ड्राइव दिस। अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस नेगेटिव साइन आपको बता रहा है कि हमारा जो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन है वो कब होता है, लीडिंग पावर फैक्टर केस में, ठीक है। Here negative sign indicates leading power factor, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, लीडिंग पावर फैक्टर एंड हेंस जीरो वोल्टेज रेगुलेशन अकर्स ओनली एट लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो नेगेटिव साइन हमें बता रहा है लीडिंग पावर फैक्टर और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब होता है, ओनली एट लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। जब आप इसको ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्लस साइन लेके ही ड्राइव करना है, यानी कि आपने प्लस साइन इसलिए लिया है क्योंकि जिससे कि हमारा जो tan थीटा है वो नेगेटिव आए और हम उसको हाईलाइट कर पाए कि हमारा लीडिंग पावर फैक्टर कब होता है, कि अभी की जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब होता है, लीडिंग पावर फैक्टर पे, ठीक है। तो नेगेटिव साइन बता रहा है कि हमारा लीडिंग पावर फैक्टर है ये। और इस कंडीशन में, अंडर दिस कंडीशन अगर आप पावर फैक्टर डिफाइन करें एट जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, आपका पावर फैक्टर क्या होगा, फ्रॉम दिस पावर ट्रायंगल tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मींस रेजिस्टेंस एंड दिस बेस XC2, ठीक है। तो cos थीटा क्या आ गया, पावर फैक्टर और लोड साइड पावर फैक्टर क्या आ गया, XC2 अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये क्या हो गया हमारी कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। अब सेकंड कंडीशन आती है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसमें क्या करना है आपको, अगेन यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन वी आल्सो अज्यूमिंग कि हमारा जो करंट है, लोड करंट हमारा कांस्टेंट है और सेकेंडरी ईएमएफ भी कांस्टेंट है। तो हमारा हम कंडीशन निकाल रहे हैं किसी, हम कंडीशन जो ड्राइव कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में, इन टर्म्स ऑफ पावर फैक्टर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में। तो टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को डिफरेंशिएट करेंगे और हम इसकी मैक्सिमम कंडीशन फाइंड आउट करने इसको जीरो से इक्वेट करेंगे। तो आपने डिफरेंशिएट किया पर यूनिट वोल्टेज रेगुलेशन को, तो यहाँ क्या गया माइनस आर पर यूनिट, कॉस का डिफरेंशिएट क्या होता है, नेगेटिव ऑफ साइन थीटा 2 माइनस आर पर यूनिट साइन थीटा 2 प्लस एक्स पर यूनिट कॉस थीटा 2, जीरो से इक्वेट किया। तो यहाँ पे आपको जो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, x पर यूनिट r पर यूनिट, x पर यूनिट इज I2 XE2 upon E2 and r per unit is I2 RE2 upon E2। तो tan theta 2 can you can also write tan theta 2 in terms of reactance upon resistance, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा tan थीटा 2 क्या है, इसका साइन क्या है, पॉजिटिव साइन है, इसका साइन क्या हमारा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है कि हमारा पावर फैक्टर कैसा है, लैगिंग पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर कैसा हमारा लैगिंग। तो यहां से आपको कंक्लूजन ये ध्यान रखना है कि हमारा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन कंडीशन कब होती है, मैक्सिमम मतलब E2 माइनस V2 की जो डिफरेंस है ये मैक्सिमम हो, E2 माइनस V2 का जो डिफरेंस है दिस शुड बी मैक्सिमम। तो ये कब हो रहा है, जब हमारा लैगिंग पावर फैक्टर है, ठीक है। तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ tan थीटा 2 इंडिकेट्स मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशंस, इंडिकेट्स मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर्स एट लैगिंग पावर फैक्टर। और इस कंडीशन में एट मैक्सिमम पावर कंडीशन से करस्पॉन्डिंग जो पावर फैक्टर होगा वो क्या, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमारा tan थीटा 2 की वैल्यू क्या है, XE2 upon RE2, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई इस केस में, RE2 upon ZE2। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछ सकते हैं कि पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, RE2 upon ZE2। और सिमिलरली यहाँ पे पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू
जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, तो सबसे मेन पॉइंट क्या है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कब होता है, जब हमारा पावर फैक्टर लीडिंग हो, ठीक है, और मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन ड्यूरिंग लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हम देखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है हमारे, आर पर यूनिट कॉन्स्टेंट या प्लस माइनस, प्लस होगा लैगिंग के लिए, नेगेटिव होगा लीडिंग के लिए, ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, फॉर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, ठीक है, या फिर आलिस के लिए भी हमेशा हर बार इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि आपको वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन ड्राइव करनी होगी, फेजर डायग्राम ड्रॉ करनी होगी फॉर लीडिंग एंड लैगिंग पावर फैक्टर, या फिर वो डेफिनेशन पूछ ली व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन एंड ड्राइव द कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एंड मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है, तो इसको आप ढंग से पढ़िए।